नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके सम्मुख से एक महत्वपूर्ण श्रृंखला लेके उपस्थित हुआ हूं। इस श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। देखिए दोस्तों, जो हम आज का जो हमारी जो श्रृंखला है वो है केंद्रीय बजट 2022 से रिलेटेड ये क्वेश्चन। इस 2022 के जो बजट में 22-23 के बजट में क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, क्या चीज़ों पर फोकस रखा गया है सरकार द्वारा, इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हैं। ये शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि मैं बात करूं केंद्रीय बजट 2022 और 23 का यह संपूर्ण निचोड़ मैं आपके सम्मुख से रखूंगा। किन किन चीज़ों पर क्या चीज़ें रही हैं, इससे पूर्व मैं आपको इसका स्वरूप और इससे रिलेटेड विस्तारपूर्वक इसको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। देखिए, अगर मैं बात करूँ, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्णकालिक वित्त मंत्री के रूप में अपना चौथा बजट मोदी सरकार का ये 10वां आम बजट के रूप में ये पेश किया गया। कभी क्वेश्चन बनता है कि मोदी काल का 2022-23 ये कौन सा बजट था, ये कौन सा बजट पेश किया गया था। तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि ये आम बजट जो पेश किया गया था ये 10वां बजट था। इस बजट में आम बजट की तरह इसे पेश किया गया था। इस बजट में जो आम आदमी की उम्मीदों को एक बार फिर से सरकार ने इसमें क्या किया, झटका दिया। इसमें जो मीडियम वर्ग की बात करूं या मध्यम वर्ग की बात करूं, ये गरीब तबके को यहाँ पर पुनः एक झटका दिया सरकार ने। इसमें दरअसल इस बार का जो बजट था, सरकार की ओर से जो बजट पेश किया गया था, तो इसमें जो आय कर स्लैब था उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव सरकार द्वारा नहीं किया गया है। जो 2.5 लाख की लिमिट थी उससे ऊपर सरकार ने इसे बढ़ाया नहीं। इसलिए ये जो आम आदमी जो टैक्स पे करता है उसके लिए ये बहुत ही नागवारा ये बजट रहा है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, कुछ मामलों में जो आम आदमी को इसमें राहत देने की घोषणा की गई है, जैसे कि आयकर रिटर्न फाइल करने में जो गड़बड़ी हुई होती थी, उन गड़बड़ियों को 2 साल के समय के अंतर्गत इसमें सुधार का समय दिया गया है। अगर देश में 80 लाख नए घरों को बनाए जाने का इस केंद्रीय बजट में रखा गया है। जो ये केंद्रीय बजट है, इस बजट को जो 10वां आम बजट जो पेश किया गया है, इस बजट का जो नाम रखा गया है अमृतकाल का ये बजट रखा गया है, क्योंकि इसमें 75 से 100 वर्ष का ये रोड मैप इसमें तैयार किया जाएगा। और इसी बजट के अंतर्गत देश में टोटल 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे, ठीक है, और 60 लाख लोगों को इसमें रोजगार उपलब्ध कराए जाने का ये लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें, इसमें आरबीआई की ओर से इस साल डिजिटल करेंसी लॉन्च किए जाने का भी ऐलान किया गया। देखिए, हमने ये सुनते हुए आ रहे हैं कि डिजिटल करेंसी किस प्रकार से लॉन्च होगी, तो इसी साल आपको आरबीआई की ओर से डिजिटल करेंसी ये लॉन्च करते हुए दिखेगी, ठीक है। अब बात करते हैं, अपने बजट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, केंद्रीय बजट 2022 का संपूर्ण निचोड़ मैं आपके सम्मुख से रखूंगा। देखिए, जो पहला क्वेश्चन बनता है, देखिए, वार्षिक वित्तीय वितरण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरा होता है, तो आपको पता होना चाहिए जो वार्षिक वित्तीय वितरण का जो उल्लेख किया जाता है जो आम बजट के अंतर्गत, जो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत इसे रखा गया है, ठीक है। 112 के अंतर्गत इसे समावेशित किया गया है संविधान में, ठीक है। अब धन विधेयक किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। धन विधेयक किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा जाता है, तो धन विधेयक आपके आर्टिकल 110 में इसको वर्णित किया गया है। और वित्तीय आयोग किस आर्टिकल के अंतर्गत इसका वर्णन मिलता है दोस्तों, तो 280 के अंतर्गत वित्तीय आयोग का यहाँ पर चर्चा या कहें इसका विस्तारपूर्वक एक रूप या आलेख या कहें इसका एक खाका हमें देखने को मिलता है। और संचित निधि अनुच्छेद 266(1) से ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, अब यदि मैं बात कहूँ आपसे, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया है। अगर मैं बात करूँ स्वतंत्र भारत का, कह रहा हूँ जब भारत स्वतंत्र हो गया था उसके बाद किसने इस बजट को पेश किया, षटमुखम शेट्टी ये हैं, इनके द्वारा ये बजट पेश किया गया है, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं वर्तमान समय में जो निर्मला सीतारमण द्वारा कितने बार बजट पेश किया गया है अभी तक, अगर उनके पूरे ये राजनीतिक करियर को देखें तो उसके अंतर्गत उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में यदि कहें में जो वित्त मंत्री पद पर रहते हुए कितनी बार ये बजट पेश किया गया है, तो दोस्तों इनके द्वारा ये चौथा बजट पेश किया गया है। 2022 को ये चौथा बजट ये इनके द्वारा पेश किया गया है और देश का पहला बजट
पेपरलेस किसने प्रस्तुत किया, क्वेश्चन कभी आ जाता है तो ये निर्मला सीतारमण द्वारा 2021-22 का ये जो बजट पेश किया था वो पूर्ण रूप से पेपरलेस था। इसमें या कहें किसी टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से इस बजट को संसद में रखा गया था। ये इसमें किसी भी प्रकार का पेपर का यूज नहीं किया गया था। इस दोस्तों बजट के अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप देख लीजिएगा। सर्वाधिक बार बजट किसने प्रस्तुत किया, ऐसा कौन सा शख्स है जिसके द्वारा सर्वाधिक रूप में बजट ये पेश किया गया था, उसके बारे में आपको बताना है। दोस्तों यदि हम बात करें जो सर्वाधिक रूप से जो बजट जिनके द्वारा पेश किया गया था वो हैं आपके मोरारजी देसाई द्वारा सर्वाधिक बार ये बजट पेश किया गया है। ठीक है दोस्तों, यदि देखें जो इससे अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि सर्वाधिक बार बजट किसने प्रस्तुत किया। ये वाला क्वेश्चन बहुत दफ़े पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो सर्वाधिक रूप में जो बजट पेश किया गया था मोरारजी देसाई द्वारा, ये 10 बार इनके द्वारा बजट पेश किया गया था। आम बजट जो पेश किया गया था 10 बार इनके द्वारा किया गया था। इसमें 8 बार इन्होंने आम बजट पेश किया और 2 बजट जो पेश किया अंतरिम सरकार में इन्होंने बजट पेश किए गए। अब जो क्वेश्चन बनता है, देखिए क्वेश्चन क्या बनना है, वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है। देखिए जो 2022-23 में जो हमारा राजकोषीय जो घाटा है उसके अंतर्गत जीडीपी का प्रतिशत कितना अनुमानित रहेगा। जो जीडीपी 2022 और 23 में राजकोषीय घाटे के अंतर्गत कितने प्रतिशत में ये रहेगी। दोस्तों जो ये प्रतिशत की यदि हम बात करें, ये 6.4% ये हमारे 2022-23 का ये राजकोषीय घाटा रहेगा। अब बात करते हैं वर्ष 2021-22 का राजकोषीय घाटा कितना था। ये दोस्तों जो वर्ष चला गया है 2021 और 22 की यदि मैं बात करूं तो उसमें 6.9% ये जीडीपी का प्रतिशत रहा है। अब देखिए यहाँ से आपके कितना कम यहाँ घट चुका है। अब 2021-22 में आपका 6.9 था और 2022-23 में जो अनुमानित किया गया है वो 6.4% ये बजट को रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं 2022-23 में राज्यों को जीडीपी के 4% का वित्तीय घाटे की अनुमानित होगी। इसके अंतर्गत ये कह रहा है जो ये आम बजट पेश किया गया है दोस्तों 2022 और 23 में जो राज्यों को के आधार पर जो जीडीपी तैयार होती है उसका कितना प्रतिशत रहने की ये बात कर रहा है। तो ये 4% का वित्तीय घाटे की अनुमान ये राज्य सरकारों के अंतर्गत रहेगी, इसके अंतर्गत कहा गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये कह रहा है चालू वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है। अब देखिए चालू वित्तीय वर्ष वो होता है जो रनिंग पीरियड में जो चलता है उसे हम कहते हैं चालू वित्तीय वर्ष। इसके अंतर्गत जो आर्थिक वृद्धि की दर की जो प्रतिशत की यदि हम बात करें जो लगभग अनुमानित लगाते हैं तो इसमें 9.27% ये रहेगी। अब जो वर्तमान समय में जो 22-23 का जो बजट पेश किया गया था, पहले तो आपको पता होना चाहिए ये बजट का नाम क्यों रखा गया है कि इस बजट का नाम किस प्रकार से रखा गया है। दोस्तों यदि मैं बात करूं जो ये बजट पेश किया गया था, दोस्तों जो ये बजट पेश किया गया था ये 2022-23 में ये पेश किया गया था। 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इसे पेश किया गया था संसद के अंतर्गत। और जो ये बजट का जो नाम रखा गया है भारत की आर्थिक वृद्धि दर इसके अंतर्गत जो रहेगी वो रहेगी आपकी 9.2% ये रहेगी। और इस बजट को जो नाम दिया गया है केंद्रीय बजट 2022-23 का, ये अमृतकाल का ये बजट इसे कहा गया है जो 75 से 100 वर्ष का इसके अंतर्गत रोड मैप रखा गया है कि किस प्रकार से हमारे 75 से 100 वर्ष के बीच का ये जो दायरा रहेगा ये बजट में किस प्रकार से इसमें अहम भूमिका रहेगी, इस पे ये बात कर रहा है। अब मैं बात कहूँ जो ये कह रहा है अमृतकाल की अवधि कितनी है। देखिए 75 वर्ष के अंतर्गत इसे रखा गया है क्योंकि अभी 75 है तो 75 से 100 वर्ष का रोड मैप इसमें अंतर्गत रखा गया है। तो मान के चलिए 25 वर्ष इसका ये अवधि रखी गई है। अगर हम बात करें टोटल जो वर्तमान समय में जो चल रहा है वो 75 चल रहा है। ठीक है, ये 75 वर्तमान समय में चल रहा है। और हमने कहा कि अमृतकाल का जो बजट है 2022-23 का, इसका जो रोड मैप रखा गया है 75 से 100 वर्ष तक का इसे रखा गया है। अब देखिए 25 वर्ष तो ये रहे और 75 वर्ष वो रहे, टोटल 100 वर्ष का ये हो गया जिसके अंदर पूरा 100 वर्ष का ये रोड मैप खाका तैयार किया गया है। देखिए अब बात करता हूँ बजट 2022-23 का जो बजट है ये अमृतकाल का बजट इसको नाम दिया गया। देखिए 75 वर्ष से 100 वर्ष का ये रोड मैप रखा गया है जिसके अंदर 75 से 100 के मध्य अगर हम बात करें तो 25 साल का ये रहता है अमृतकाल का ये महोत्सव। 75 वर्ष जो वर्तमान समय में जो 75 वर्ष हमारे भारत को आज़ाद हुए हो गए हैं, तो इस
खुशी में ये अमृतकाल का महोत्सव जगह जगह पे, या कहें डिपार्टमेंटली, या कहें या फिर एजुकेशन के क्षेत्र में हमें ये अमृतकाल का महोत्सव देखा जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा बहुत ढेर सारी ऐसी योजनाओं को लाया जा रहा है इस कॉन्सेप्ट पे कि अमृतकाल का महोत्सव, ये सारा कुछ हो रहा है। देखिए अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अमृतकाल की 4 प्राथमिक चीज़ों के बारे में बात करूंगा। देखिए 4 प्राथमिकताओं के मद्देनज़र किन चीज़ों को रखा गया है इस बजट के अंतर्गत हम बात करें तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो पहला रहेगा वो प्रधानमंत्री गति शक्ति, ये अमृतकाल का पहला पॉइंट है जिसमें 4 प्राथमिकताओं के अंतर्गत इसे रखा गया है। समावेशित विकास की बात करेंगे हम, ठीक है। अब तीसरा जो है उत्पादन संवर्धन एवं निवेश है, सनराइज अवसर, ऊर्जा संकरण, जलवायु परिवर्तन, इन सभी मुद्दों पर ध्यान रखा गया है। जो अमृतकाल का जो 4 प्रमुख परियोजनाओं को इसके अंतर्गत रखा गया है, ये सारी चीज़ें जो प्राथमिकता के रूप में जो रखा गया है ये सारी चीज़ें हैं। अब यदि मैं बात कहूँ चौथे नंबर की, तो चौथे नंबर के अंतर्गत आपको निवेश को वित्तीय मदद की बात इसके अंतर्गत है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कैसा बनता है, ये है आपका पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए कितने इंजन का उल्लेख बजट 2022-23 के अंतर्गत किया गया है, ये आपको बताना है। देखिए जो पीएम गति एक ट्रेन का नाम रखा गया है जिसके अंतर्गत ये 1 घंटे में आपके 100, 200, 250 किलोमीटर ये रन करती है। इसमें जो ये बजट रखा गया है 2022-23 के अंतर्गत जो ये 7 इंजन इसके अंतर्गत रखे गए हैं, ठीक है। 7 ट्रेनों को इसके अंतर्गत संहित किया गया है। अब बात करते हैं 7 इंजन क्या हैं, इस पर हम बात करते हैं। देखिए सड़क मार्ग हो गया, रेल मार्ग हो गया, हवाई मार्ग हो गया, वियतनाम पतन की बात करें या माल परिवर्तन की बात करें, जल मार्ग की बात, लॉजिस्टिक अंतर संरचना की बात करें या फिर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी ये पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए इन चीज़ों को रखा गया है। आप देख लीजिए 7 इंजन कौन कौन से हैं। पहला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 चीज़ों का नाम आपको पता होना चाहिए। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए कितने इंजनों का प्रयोग किया गया है, तो दोस्तों इसमें 7 इंजन का प्रयोग किया गया। 7 इंजन कौन कौन से हैं, पहले सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमान पतन या कहें माल परिवहन या जल मार्ग या लॉजिस्टिक अंतर संरचना, ये 7 चीज़ों को इसके अंतर्गत समावेशित किया गया है दोस्तों। अब बात करते हैं सड़क परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 2022-23 में कितने किलोमीटर का विस्तार ये कर दिया जाएगा। देखिए केंद्र सरकार ने जो 2022-23 का जो बजट रोड मैप जो खाका तैयार किया गया, इसके अंतर्गत सड़क परिवहन को राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क के अंतर्गत 2022-23 के अंतर्गत कितने किलोमीटर की ये सड़क तैयार कर दी जाएगी, कहने का मतलब ये है जो परिवहन के अंतर्गत। तो दोस्तों 25,000 किलोमीटर ये सड़क इसके अंतर्गत बनेगी। 25,000 किलोमीटर के दायरे में ये सड़कों का निर्माण होगा, जाल बिछेगा, ठीक है। अब बात करते हैं 2022-23 के बजट में पीपी मॉडल पर कितने मल्टी लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है। देखिए इसमें जो 2022-23 की बजट की बात करें तो पीपी मॉडल पर, ठीक है, पीपी मॉडल पर ये कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की बात कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत आप देखोगे तो ये 4 पार्क बनाने की यहाँ पर घोषणा की गई है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले 3 वर्ष के दौरान कितने वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा। देखिए ये कह रहा है जो इस अगले वर्ष 3 वर्ष के दौरान, देखिए अगले 3 वर्ष, हमने 3 वर्ष का रोड मैप इसमें तैयार करके रखा है। अगले 3 वर्ष के दौरान कितने वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा इसके अंतर्गत पूछा जा रहा है। तो 400 गाड़ियों का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। जो ये गाड़ियों का जो नाम दिया गया है वंदे भारत रेलगाड़ियाँ, इसके अंतर्गत इनका निर्माण किया जाएगा। 2022-23 में विदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि कवच के तहत रेल मार्ग नेटवर्क में कितने किलोमीटर की वृद्धि की जाएगी, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो ये बजट को जो पेश किया गया था वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इसका संक्षिप्त वर्णन किया गया है। देखिए जैसे कि अगर हम रेल की बात करें या फिर जो
विश्व स्तरीय जो प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि कवच के तहत जो रेल मार्गों के नेटवर्क में कितने किलोमीटर की इसके अंतर्गत इजाफा या वृद्धि की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर 2000 किलोमीटर ये रेल मार्गों का ट्रैक बनाया जाएगा। अब देखिए तकनीक ना, कवच तकनीक क्या है। अब कवच तकनीक क्या है, अब इसमें जो कहा गया है, देखिए 2022-23 में विदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि कवच के तहत रेल नेटवर्क में कितने किलोमीटर की वृद्धि की जाएगी। अभी जो कवच की यदि हम बात करें, कवच के तहत रेल मार्ग नेटवर्कों की बात करें, तो इसमें 2000 किलोमीटर का ये रोड मैप खाका तैयार किया जाएगा। अब तकनीकी कवच क्या है, दुर्घटना को रोकने के लिए ऑटोमेटिक ब्रेक तकनीक इसके अंदर लगाई जाएगी। अगर मान लीजिए कहीं पर दुर्घटना होती है तो रेल अपने आप इसको ब्रेक मार के अपने कहने से रुक जाएगी। देखिए एक ही ट्रैक में, ये जो इसका उदाहरण दे रहा है, ये कह रहा है कि एक ही ट्रैक पर गलती से दो रेलगाड़ियों के आमने सामने आ जाने पर एक निश्चित दूरी पर ही ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगी। देखिए यहाँ पर अभी एक चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रेलगाड़ियाँ हैं, ये रेलगाड़ी की पटरी है। अब मान लीजिए एक रेलगाड़ी अपनी दिशा से आ रही है, उसी दिशा की तरफ दूसरी रेलगाड़ी बढ़ रही है, तो दोनों एक दूसरे से ना टकरा जाएं कर, तो इसमें ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम का यूज किया जाएगा, जैसे कि गाड़ियां आपस में भिड़ ना सके, जिससे कि हादसे को रोका जा सके। ठीक है। अब महत्वपूर्ण फैक्टर की यदि मैं बात करूं, इसके अंदर का जो महत्वपूर्ण चीज़ों को नोट करने वाली जो बात है, ये जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो क्या है, बजट 2022-23 में सर्वाधिक प्राप्ति का स्रोत क्या है। देखिए हम किन चीज़ों से बजट की प्राप्तियों को प्राप्त करने के स्रोतों का निर्माण करेंगे। उसके अंदर कह रहा है ये उधार देयता, जीएसटी की निर्भरता रहेगी, इसमें निगम कर और आयकर के माध्यम से बजट के स्रोतों पर क्या करें, उछाल लाया जाएगा। ₹1 या उधार से 35 रुपये की बात करें, जीएसटी से 16 रुपये की बात, निगम कर और आयकर से 15 रुपये प्रत्येक से, ये चीज़ें उनका समावेशित रूप इसमें देखा गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बजट 2022-23 में सर्वाधिक व्यय का स्रोत है। अब 2022-23 में जो बजट को किस रूप में, सर्वाधिक रूप में व्यय किया जाएगा, ये बताना है आपको। ये देखिए ब्याज भुगतान पर इसका जोर रहेगा। अब देखिए पहले नंबर की यदि बात करें, ब्याज भुगतान जो 2.0% ये रहेगी। ठीक है। अगले पॉइंट की यदि हम बात करें, नंबर 1 ब्याज भुगतान की यदि बात करें, तो इसमें 20% की ये भुगतान दर रहेगी। और दूसरी बिंदु की यदि बात करें, तो ये कर शुल्क में राज्य का हिस्सा कितना रहेगा। अगर हम कर शुल्क ले रहे हैं तो ये इसमें 70% राज्य का हिस्सा रहेगा। और रक्षा क्षेत्र में 8% रहेगा और सब्सिडी के अंतर्गत भी 8% रहेगा। जो वर्ष 2022-23 में जो सर्वाधिक व्यय के स्रोत हैं, जो व्यय की कहाँ व्यय किया जाएगा, इस स्रोतों के बारे में हम बात करें। अब अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप मेरे साथ इनको बनाते हुए चलेंगे। दोस्तों अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रोडक्शन लिंक इन्वेंटरी स्कीम के तहत कितने सेंटर में आगामी 5 वर्षों में 30 लाख करोड़ का अतिरिक्त उत्पादन किया जाएगा, ये पूछ रहा है। देखिए अब ये कह रहा है, इसके अंदर ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए प्रोडक्शन लिंक इन्वेंटरी स्कीम के तहत जो सेक्टर में आगामी 5 वर्षों में 30 लाख करोड़ का अतिरिक्त उत्पादन इसके अंदर क्या, किन चीज़ों का उत्पादन इसके अंदर, PIL की यदि हम बात करें, तो प्रोडक्शन लिंक इन्वेंटरी स्कीम ये इसके अंतर्गत रहेंगी। ये 14 सेक्टर इसके अंतर्गत रखे गए हैं। उत्पादन को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भरता भारत अभियान के तहत इसको रखा जाएगा। अगले 5 वर्ष में उत्पादन क्षमता जो रहेगी 30 लाख करोड़ ये रहेगी और 60 लाख व्यय रोजगारों का यहाँ पर सृजन किया जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं पर्वतमाला परियोजना क्या है। नेशनल रोड वे डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ों को रखा गया है। देखिए 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी, देखिए 8 रोपवे के परियोजनाओं के तहत निविदाएं प्रदान की जाएंगी। इसमें देखिए इसमें जो 8 रोपवे ये बनेंगे, केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत किस प्रकार से इसमें धनराशि का आवंटन किया गया, इसके अंतर्गत कितनी धनराशि इसके अंदर खर्च होगी। तो इसमें
44,605 करोड़ रुपये की इसमें लागत आएगी। देखिए कुल धनराशि इतनी होगी। ये अटल बिहारी वाजपेयी का ये विजन था, नदियों को नदियों से जोड़ने का जो परियोजना था, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत देखी जाएगी। केन बेतवा लिंक, इसमें सभी नदियों को इसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए किस प्रकार से धनराशि का आवंटन किया गया है, देखिए यहाँ पर 1400 करोड़ रुपये यहाँ पर आवंटित किए गए हैं। 9.8 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई इस केन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से सिंचाई किसान भाई लोग कर सकेंगे। 9.8 लाख हेक्टेयर ज़मीन की इसके अंदर सिंचाई होगी। जब ये सारी नदियाँ एक दूसरे से जुड़ जाएंगी तो किसानों को सिंचाई करने में ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया है। देखिए जो बाजरे का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की यदि हम बात करें, जो इसकी घोषणा की गई थी, ये की गई है अगले वर्ष के लिए 2023 के लिए। ठीक है, अब दाल का आंतरिक वर्ष जो रहा 2016 का जो वर्ष रहा, दाल का अंतर्राष्ट्रीय ये वर्ष ये रहा। और यदि हम बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष घोषित किया जाएगा, ये अगर हम बात करें 2023 में इसको घोषित किया जाएगा। अब बात करते हैं पीएम ई विद्या परियोजना के तहत एक कक्षा, एक टीवी, एक चैनल का विस्तार कितने चैनल तक करने का प्रस्ताव इसमें रखा गया है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत 200 चैनल इसके अंतर्गत पीएम ई विद्या के अंतर्गत लागू किए गए हैं। या बात करें पीएम ई विद्या परियोजना, देखिए इसमें क्या है, टॉप 100 यूनिवर्सिटियों का ये पाठ्यक्रम इसके अंतर्गत उपलब्ध कराया गया है। साथ ही इसमें 12 चैनलों से 200 चैनल इसके अंतर्गत रहेंगे। ठीक है, अब एजुकेशन में डिजिटल यूनिवर्सिटियों का भी स्थापना करने का यहाँ पर क्या निर्णय लिया। देखिए जो आज की डेट में जो हमारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, कहीं ना कहीं वो ऑनलाइन मोड पर नहीं है, या कहें डिजिटल रूप में उनका रूपांतरण नहीं हुआ है। तो इस पीएम ई विद्या के तहत एजुकेशन में डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की जाएगी। ठीक है, अब पीएम देवी नॉर्थ ईस्ट योजना का संबंध किससे संबंध है, ये नॉर्थ ईस्ट से इसका संबंध है। इसके अंतर्गत जैसे नॉर्थ ईस्ट का विकास इसके अंतर्गत किया जाएगा और पूर्वी उत्तरी परिषदों से भी इसका संबंध रहेगा। अब बात करते हैं, देखिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम की यदि हम बात करें तो उत्तरी सीमा पर स्थित समवर्ती गांवों के विकास के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम का यहाँ पर लोकार्पण किया गया है। और आज आज़ादी के अमृत महोत्सव में अनुसूचित बैंक कितने ज़िलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित करेगा। तो ये यदि हम इसकी बात करें तो दोस्तों ये 75 डिजिटल बैंक यूनिट यहाँ पर स्थापित करेगा, जो आज़ादी के 75 वर्ष कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में। अनुसूचित बैंक की यदि हम बात करें तो ये आपके 75 डिजिटल बैंकों का यहाँ पर निर्माण होगा। अब जो महत्वपूर्ण जो रहेगा, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो गया, डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कर की दर कितनी प्रतिशत ये रहेगी। तो यहाँ पर ये 30% की दर ये यहाँ पर एक जो डिजिटल परिसंपत्तियाँ हैं, अगर उनको हम ऑनलाइन हस्तांतरण करने की इसके अंतर्गत जो बात की जा रही है, तो इस पर जो आय पर जो कर की जो वृद्धि दर कितनी रहेगी, क्या रहेगी, 30% ये रहेगी। और 30% टैक्स से वर्चुअल डिजिटल संपत्ति को ट्रांसफ़र करने से हुई आमदनी पर ये लगाया जाएगा। ठीक है, अब 1% TDS ऐसी वर्चुअल डिजिटल संपत्ति को ट्रांसफ़र करने पर देना होगा। ठीक है, RBI क्या कहता है, डिजिटल रुपया जारी करेगा। RBI इसके अंतर्गत डिजिटल रुपया जारी करेगा और डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना भी इसके अंतर्गत की जाएगी। ये वर्ष 2022-23 के बजट के अंतर्गत कहा गया है। अगले क्वेश्चन के लिए हम बात करें तो पीएम आवास योजना के तहत 22-23 में कितने घरों का निर्माण इसके अंतर्गत किया जाएगा। इससे पूर्व मैंने आपको बता दिया था। तो दोस्तों ये 8 लाख घरों का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो रुपया आवंटन किया गया है वो 39,000 करोड़ रुपये का आवंटन ये 80 लाख घर बनाने के लिए किया गया है। रैम्प प्रोग्राम का संबंध किससे है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। MSME का विकास इसके अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, देखिए LIC का IPO इसके अंतर्गत आएगा। अब देखते हैं इसके अंतर्गत स्थापना कब होगी। 1956 का ये अधिनियम है। अगर अध्यक्ष की बात करूं तो इसमें MR कुमार जी इसके
अध्यक्ष रहे हैं और इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। ठीक है, रैम प्रोग्राम का संबंध की यदि हम बात करें तो ठीक है, LIC का IPO अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो मुख्यालय है आपका मुंबई में। अब दोस्तों अब हम अंतिम बिंदुओं की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये कह रहा है मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य। दोस्तों अब हम अगले बिंदु की तरफ बढ़ रहे हैं। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य समक्ष आंगनबाड़ी और पोषक 2.0 के जरिए महिलाओं और बच्चों को एकीकरण का लाभ इसके अंतर्गत दिया जाएगा। ठीक है, अब जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है इसको देखने लायक है। देश भर में रासायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। पहले चरण में गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर कॉरिडोर में भी इसका उपयोग किया जाएगा। देखिए अब जो ये 2022-23 का जो बजट पेश किया गया था, इसमें ये कहा जा रहा है कि देश भर में ऐसे जो हम रासायनिक रूप से जो कीटनाशक छिड़काव करते हैं या अपनी फसलों को उगाने के लिए जो केमिकलों का यूज़ करते हैं, अब वो नहीं होगा। वो कह रहा है कि जो गंगा नदी के 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो उसके तट से उसकी लंबाई 5 किलोमीटर के दायरे में पहले चरण में क्या किया, गंगा नदी के 5 किलोमीटर कॉरिडोर में इसका उपयोग किया जाएगा, जिसमें रासायनिक मुक्त ये प्राकृतिक खेती की जाएगी। इसका मतलब कहने का मतलब है कि नेचुरल खेती की जाएगी 5 किलोमीटर के दायरे में, गंगा नदी के 5 किलोमीटर के दायरे में। जहाँ पर भी गंगा का फैलाव रहेगा, जहाँ जहाँ गंगा बहती है, तो उस जगह प्राकृतिक खेती करने का यहाँ पर निर्णय दिया गया है। दोस्तों ये रहा आपका 2022-23 का केंद्रीय बजट, जिसे हम अमृतकाल का महोत्सव बजट भी कहते हैं। ठीक है, यदि दोस्तों आप लोगों को ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी इसे साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय।